हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग का रहने वाला है लेक्चर नंबर 35 ऑफ जी के पी वाई की सीरीज़ पार्ट 3। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और पहला क्वेश्चन ये रहा हमारी स्क्रीन के सामने, व्हाट डू यू कॉल द फ्लूइड मैट्रिक्स फिलिंग इन द सेल? कोशिका में भरने वाले द्रव मैट्रिक्स को आप क्या कहते हैं? यानी कि जो सेल के अंदर एक फ्लूइड भरा होता है उसको क्या बोलते हैं? गोल्गी बॉडीज, राइबोसोम, साइटोप्लाज्म या फिर प्लाज्मिड? तो सबसे पहले अगर सेल की बात करें तो इसकी डिस्कवरी किसने करी थी? 1665 में इसकी डिस्कवरी हुई थी बाई रॉबर्ट हुक। देन 1674 में बाई एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक। ये जो डिस्कवरी हुई थी ये डेड सेल यानी मृत कोशिका थी, और ये थी जीवित कोशिका, दैट इज लिविंग सेल। ये रॉबर्ट हुक ने और ये एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने इसको कॉक सेल में और इसको जो पॉन्ड वाटर होता है तालाब का पानी उसमें डिस्कवर किया गया था लिविंग सेल को। ठीक, उसके बाद शेल्डन और स्वान ने, ठीक है, ये भी हम पढ़ चुके हैं कि जो शेल्डन एंड स्वान थे उन्होंने सेल थ्योरी दी थी और उसको वर्चोव ने देन बाद में मॉडिफाई किया था। नाउ टॉकिंग अबाउट दिस फ्लूइड, तो ये हमारा एक सेल का स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पे सबसे आउटर कवरिंग होती है सेल मेम्ब्रेन। अब सेल मेम्ब्रेन यहाँ पे आउटर कवरिंग है, दैट मीन्स कि ये एक एनिमल सेल है। ये प्लांट सेल नहीं है, बैक्टीरियल सेल नहीं है, ये फंगल सेल नहीं है, क्योंकि जो हमारी ये तीनों सेल मैंने आपके नाम किए यानी कि प्लांट, एनिमल और बैक्टीरियल, प्लांट सेल, एनिमल सेल, सॉरी प्लांट सेल, बैक्टीरियल सेल और फंगल सेल, इन तीनों में जो आउटर कवरिंग होती है वो सेल वॉल होती है। ऐसा नहीं कि सेल मेम्ब्रेन नहीं होती है, कोशिका की झिल्ली नहीं होती है, वो भी होती है, सेल मेम्ब्रेन भी होती है, लेकिन आउटर कवरिंग इसके बाहर एक और एडिशनल लेयर होती है, उसको बोलते हैं कोशिका भित्ति, दैट इज सेल वॉल। प्लांट में बनी होती है सेल्यूलोज की, इसमें बनी होती है बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकन की, और फंगस में बनी होती है कॉम्प्लेक्स सुगर काइटिन की। जो बैक्टीरिया की सेल होती है ये आपकी होती है प्रोकैरियोटिक। ये प्रोकैरियोटिक सेल कैसी होती है? दो तरह की सेल होती हैं, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। यूकैरियोटिक वो होती हैं कैरियोटिक जिनमें न्यूक्लियस होता है। यू का मतलब होता है ट्रू, कैरियोट का मतलब होता है न्यूक्लियस, ट्रू न्यूक्लियस यानी न्यूक्लियस इसमें होता है, और सारे सेल ऑर्गेनल यानी कि जो जितने भी सेल ऑर्गेनल हैं जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज और सब होते हैं। प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस नहीं होता है, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। ठीक है, ऐसे याद करो, प्रो होते हैं ये लोग, प्रो होते हैं तो इनके पास न्यूक्लियस की जरूरत नहीं होती है इन लोगों को। एक तो न्यूक्लियस नहीं होगा, दूसरा सेल ऑर्गेनल नहीं होंगे ज़्यादातर, लेकिन दो होते हैं, यानी दो दोनों में कॉमन होंगे, यानी यू कैरेट में भी होंगे, प्रो कैरेट में भी होंगे, और वो है राइबोसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया। राइबो और माइटो ये दोनों प्रो कैरेट में मिलेंगे, इसमें सारे मिलेंगे, इसमें एब्सेंट होंगे एक्सेप्ट दो, राइबो और माइटो ये रहते हैं प्रोकैरियोटिक में। ठीक, तो अब यहाँ पे देख लेते हैं, ये सेल मेम्ब्रेन हो गया। जब हम अंदर यहाँ पे आएंगे, गोल्गी अपरेटस है, न्यूक्लियस है, लाइसोसोम है, राइबोसोम है, सब कोई है, ये सब तैर रहे हैं, ये सब फ्लोट कर रहे हैं, किस में? साइटोप्लाज्म में। साइटो मतलब सेल, प्लाज्म मतलब एक तरह का फ्लूइड, इसीलिए हम स्टडी ऑफ सेल को बोलते हैं साइटोलॉजी। साइटो का मतलब युद्ध सेल होता है। अब सबसे अंदर में दिख रहा है न्यूक्लियस, ठीक है, इसकी डिस्कवरी करी थी रॉबर्ट ब्राउन ने, रॉबर्ट भूरे जी ने, ठीक है। तो रॉबर्ट भूरे जी ने इसकी डिस्कवरी करी थी, और न्यूक्लियस के अंदर ये जो न्यूक्लियस है ये इसके अंदर न्यूक्लियोलस है उसके अंदर, ठीक है। तो इस न्यूक्लियस की अगर बात करें तो इसमें हमें मैंने आपको बताया वो, अच्छा ठीक है, अभी करंट अफेयर्स पता नहीं आपने देखे कि नहीं देखे चलो तो खैर अभी बात करते हैं। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमैटिन मटीरियल होता है, ठीक है, क्रोमैटिन फाइबर या फिर क्रोमैटिन मटीरियल आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। ये क्रोमैटिन जो मटीरियल होता है बाद में एंटैंगल हो जाता है, क्रोमोजोम बन जाते हैं। वो क्रोमोजोम टोटल नंबर ऑफ 23 पेयर्स में एग्जिस्ट करते हैं, 23 पेयर होते हैं, और उस क्रोमोजोम के अंदर हमें देखने को मिलता है डीएनए, और जिसका फंक्शनल यूनिट होता है जीन, जो कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होता है। और पहली ह्यूमन डीएनए बैंक नॉर्थ इंडिया की सेटअप हुई है, कहाँ पे? वाराणसी में। भी रिसेंट में करंट अफेयर्स की न्यूज़ है। इसके मॉलिक्यूल की खोज करी थी फ्रेडरिक मिशर ने, कर चुके हैं, और वॉटसन एंड क्रिक ने डबल हेलिकल स्ट्रक्चर के बारे में बताया था इसके बारे में, ठीक है। और डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड इसका फुल फॉर्म होता है, द्विकंडली संरचना उसको बोलते हैं, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर को। एडिनाइन, गुआमाइन, थाइमाइन, साइटोसाइन, ये स्ट्रैंड्स होते हैं इसमें, क्लियर। अब बाहरी थोड़े से देख लेते हैं, तो न्यूक्लियस सबसे अंदर पहुंच गया। बाहर की बात करें तो दो, एक ये तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, अंतर्द्रावी का जो झिल्ली होती है, उसका काम होता है ट्रांसपोर्टेशन का, चीज़ों को इधर से उधर पहुंचाने का, ठीक है। अब ये जो है चीज़ों को पहुंचाते भी हैं, चीज़ों को बनाते भी हैं। दो हैं, स्मूथ है और एक रफ है। रफ देख सकते हो यहाँ पे डॉट 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 दिख रहा है तुमको इसके किनारे किनारे में, बट इसमें कहीं कुछ डॉट दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। ये एक्चुअल में जो डॉट डॉट है ना, उसी की वजह से रफ है, और ये राइबोसोम है।
तो राइबोसोम की वजह से ये रफ है, और स्मूथ जो है इसमें राइबोसोम एब्सेंट है। ये बनाता है फैट्स एंड लिपिड्स को, और ये बना देता है प्रोटीन को, यानी प्रोटीन का सिंथेसिस करता है ये, ठीक है, प्रोटीन का निर्माण करता है जो रफ वाला होता है। देन जब ये निर्माण होता है तो ये कहाँ गए, गोल्गी अपरेटस जी, जिनकी डिस्कवरी कैमेलियो गोल्गी जी ने करी थी। उन्होंने बताया था कि ये गोल्गी अपरेटस करके भी होता है। इनको हम बोलते हैं पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल। पोस्ट ऑफिस में क्या होता है भाई, डिस्पैचिंग वगैरह होती है, पैकेजिंग एंड डिस्पैचिंग। तो पैकेजिंग एंड डिस्पैचिंग यहाँ से होता है, गोल्गी अपरेटस से जो भी बनेगा ये प्रोटीन और फैट, उसका पैकेजिंग और डिस्पैचिंग ये करेंगे। ट्रांसपोर्ट का काम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का होता है। लाइजोसोम जो है ये बड़ा मुंह फुला के बैठा होता है, जैसे ना वो फूफा जी टाइप होते हैं हमारे शादी में, मुंह फुला के एकदम बैठे हैं, बस थोड़ा सा उनको कोंच दो बस तुरंत अपना गुस्सा भड़ास निकाल देते हैं, वैसे ही है ये। या फिर थोड़ा सा हम बोल सकते हैं कि देख रेख करने वाला आदमी है ये, कि भाई अगर कोई भी फंक्शन करना बंद कर देगा, कोई से मेरा मतलब है कोई भी सेल ऑर्गेनल, तो ये क्या करेगा, फूट जाएगा, और अपना हाइड्रोलिटिक एंजाइम इसके अंदर भरा हुआ है जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनता है। ध्यान रखना, लाइजोसोम खुद गोल्गी अपरेटस के द्वारा बनाया जाता है, उसके अंदर जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम है वो RER के द्वारा बनाया जाता है। और क्योंकि जब कोई भी फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगा तो ये फट जाएगा, इसीलिए इसको बोलते हैं सुसाइडल बॉम्बर। जैसे नहीं होते हमारे सुसाइडल बॉम्बर, एकदम लगाए हुए हैं सीधे फट जाते हैं, है ना। तो सुसाइडल बैग ऑफ द सेल बोलते हैं इसको। और ये एक तरह का डाइजेस्टिव एंजाइम है ये, जो इसके अंदर भरा हुआ है हाइड्रोलिटिक एंजाइम, डाइजेस्टिव एंजाइम, बिकॉज इस सेल को डाइजेस्ट कर लेता है, पचा लेता है, और फिर डकार नहीं मरता लेकिन ठीक है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, फ्लूइड कौन सा है, साइटोप्लाज्म, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही आंसर होगा। प्लाज्मिड कुछ कुछ हमारे होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया के सेल में राउंडेड DNA जो होता है बैक्टीरिया में, उसको प्लाज्मिड बोलते हैं। गोल्गी बॉडीज देख चुके, राइबोसोम देख चुके। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन के पास, वेट कर रहा है वो। द करेवा फॉर्मेशंस आर फाउंड इन दी डैश। करेवा संरचनाएं किसमें पाई जाती हैं, नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयस, कश्मीर हिमालयस, उत्तरांचल हिमालयस, या फिर तराई हिमालयस। तो ये पता नहीं PY की सीरीज़ में अभी तक हुआ है कि नहीं हुआ, लेकिन खैर जो बैच में तो उन्होंने तो किया होगा इसको अच्छे से। करेवा फॉर्मेशन हमने देखा था कि जो हमारे हिमालयाज़ होते हैं उनको हम डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, रीजनल डिवीजन ऑफ हिमालयाज़, याद आ रहा है तुम्हें, ड्राइंग तुम्हें पता है हमारी कितनी सुंदर ड्राइंग है, ठीक है। तो ये इंडस है, ये है आपकी सतलज, IPS करके पढ़े थे हम लोग, है ना। तो IPS इंडस और सतलज के बीच में है पंजाब हिमालय। देन यहाँ पे है सतलज और काली के बीच में हमारा कौन सा, कुमाऊं हिमालय। कुमाऊं मतलब वही जो हमारा नेपाल और उत्तराखंड वाला रीजन है। देन काली और तीस्ता के बीच में, तीस्ता है इसके बीच में है नेपाल हिमालय। और इसके बाद है तीस्ता और ब्रह्मपुत्रा के बीच में असम का हिमालय। अब ये तो हो गया भाई रीजनल हिमालय का एक तरह से डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ रिवर, नदियाँ कौन सी, किस नदी के बीच में कौन सा हिमालय। यहाँ पे अगर हम देखें तो ऐसे बोलते हैं ये कश्मीर हिमालय, फिर यहाँ पे आएंगे उत्तरांचल हिमालय, देन वहाँ पे आ जाएंगे नॉर्थ ईस्ट में तो पूर्वांचल हिमालय, देन असम हिमालय, सिक्किम हिमालय। इस तरह से भी करते हैं। जैसे कि CGL 2023 में क्वेश्चन बना कि जो हाईएस्ट पीक है इंडिया की कंचनजंगा वो किस हिमालय में, तो असम और सिक्किम हिमालय में आता है वो। अब यहाँ पे ये कश्मीर हिमालय है ना, तो यहाँ पे हमें एक लेकिस्ट्रीन डिपॉजिट का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। लेकिस्ट्रीन का मतलब क्या होता है, लेकिस्ट्रीन का मतलब होता है, लेक्यूस्ट्रीन का मतलब ये होता है, लेकिस्ट्रीन डिपॉजिट्स होते हैं ये, कि जो हमारे ग्लेशियर है ना वो मूव करते हैं बहुत धीरे 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 धीरे। अगर आपने बैच में पढ़ा होगा तो मैंने बताया था कि किस तरह से जो ग्लेशियर है वो मूव करते हैं, तो वो इरोजन परफॉर्म करते हैं, अपरदन करते हैं, नीचे चीज़ों को खरोंचते हुए चलते हैं नीचे से और साइड से। तो वैली बनाते हैं, यू शेप्ड वैली, हैंगिंग वैली, ये सब बनाते हैं ये लोग, ठीक है। और ये बनाते हैं आपके हॉर्न्स, सिरेटेड रिजेस, ये सब ये बनाते हैं। तो जो ये तोड़ के लाए हैं वो कहीं डिपॉजिट करेंगे, तो वो उस डिपॉजिट की वजह से कश्मीर हिमालय में हमें ये करेवा देखने को मिलते हैं। ये करेवा एक तरह का डिपॉजिट है, एक तरह की सॉयल मान लो तुम, जो कि वो केसर होता है ना, केसर वो वाला नहीं, ठीक है, कानपुर वाले केसर से कुछ और रिलेट कर पा रहे होंगे मुझे पता है लेकिन ये सैफ़रॉन की बात हो रही है, तो वहाँ पे लोकल वैरायटी ऑफ सैफ़रॉन मिलती है जिसको ज़ैफ़रॉन बोलते हैं। अब ये जो ज़ैफ़रॉन होती है ना, ये बहुत 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 अच्छी होती है, किसके लिए, हेल्थ के लिए, लेकिन उसके लिए अच्छी होती है करेवा का फॉर्मेशन। तभी ऐसा नहीं कि आप यूपी बिहार में आप केसर की खेती कर लोगे, क्योंकि यहाँ पे करेवा नहीं मिलेगा, करेवा में अच्छी होती है। तो कश्मीर हिमालय इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। अब जैसे उत्तरांचल हिमालय में क्या क्या है पता होना चाहिए तुम्हें, कि यहाँ पे घास के मैदान देखने को मिलते हैं, समर ग्रासलैंड, बुग्याल, जहाँ पे भोटिया ट्राइब रिसाइड करती है, इसे पता होना चाहिए आपको। तराई क्या होता है, तराई एक बेल्ट होता है सर, जैसे कि
हमें पता है कि ये हमारे हिमालय ऐसे बड़े 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 ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, यहाँ से ग्लेशियर से नदियाँ निकलती हैं, तोड़ फोड़ करके वो नदियाँ निकलती हैं, बड़े बड़े पत्थर यहाँ पे डिपॉजिट कर देती हैं, जमा कर देती हैं, क्योंकि अब तोड़ के लाई हैं। जैसे ये हमारा ग्लेशियर था, तोड़ के ला रहा था ना, तो डिपॉजिट कर रहा था, तो वैसे ही जो रिवर्स हैं तोड़ के ला रही हैं, बड़े बड़े पत्थर डिपॉजिट करेंगी। इसको बोलते हैं भाबर बेल्ट, ठीक है, भाबर बेल्ट। और यहाँ पे जो स्ट्रीम्स ऑफ रिवर हैं वो डिसअपियर हो जाएंगी, दिखेंगी नहीं, ठीक है, डिसअपियर हो जाएंगे, क्योंकि बड़े बड़े पत्थर, छोटे छोटे पत्थर सब कोई पड़ा हुआ। अब यहाँ से वो री एमर्ज करेंगी, इसको बोलते हैं तराई रीजन। ये बहुत ही आपका जो बेल्ट होता है तराई वाला, बहुत ही मार्शी और स्वैम्पी होता है, ये दलदली होता है, और खूब सारी, क्योंकि यहाँ पे आप देख लो कि रिवर्स एकदम अपने अभी भी यूथफुल स्टेज में ही है, एक तरह से मेच्योर स्टेज में तो आगे जाएंगी जब वो प्लेन्स में पहुंचेंगे, और अंततः जहाँ डेल्टा वगैरह बनता है उसको ओल्ड स्टेज बोलते हैं, ठीक। अब जब इसके आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे क्रिएट होते हैं बाढ़ के क्षेत्र, दैट इज एलुवियल फ्लड प्लेन्स क्रिएट होता है, बाढ़ के क्षेत्र। और ये जो बाढ़ के क्षेत्र है यहाँ पे मिट्टी जमा होगी, एलुवियल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी जमा होगी, जिसको कि हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, खादर और भंगर, ठीक है, खादर एंड भंगर। जो खादर होती है वो नई जलोढ़ होती है, न्यू एलुवियम, और भांगर जो होती है पुरानी जलोढ़ होती है, ओल्डर एलुवियम होती है। अब जब ये नदी आती है तो अपने किनारों में जो मिट्टी होती है उसको हर साल रिप्लेस करती है, ठीक है, तो उसको खादर बोलते हैं, जो बार बार रिप्लेस होती है। भांगर हर बार रिप्लेस नहीं हो पाती है। तो ये तराई था, ठीक है। तराई में हमें हमारे काफ़ी सारे राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिलते हैं, नेशनल पार्क, जैसे कि आपने सुना होगा दुधवा नेशनल पार्क जो कि यूपी में है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है, जहाँ पे प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च हुआ था 1973 में, जिसको कि कितने साल कंप्लीट हुए हैं ये बताएंगे कमेंट में, और ये बताएंगे आप कि इसको लेके अभी मैंने कुछ करंट अफेयर भी आपको पढ़ाया था, एंड दैट वाज इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। न्यूज़ आपका पक्का आएगा करंट अफेयर में, क्वेश्चन देख लेना, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, जिसमें कि हमारी 7 जो बिग कैट हैं, जैसे लेपर्ड हो गया, ठीक है, लेपर्ड हो गया, हमारा टाइगर हो गया, लायन हो गया, तो ये सब, ठीक है, चीता हो गया, ये सब बिग कैट्स में आती हैं। तो इनके कंजर्वेशन के लिए ये एक कन्वेंशन, एक तरह से अलायंस बनाया गया है, और इंडिया में इसका हेडक्वार्टर स्टैब्लिश किया जाएगा, ठीक। तो अभी इसको लेकर कैबिनेट ने एक तरह से अप्रूवल पास किया, कैबिनेट मीटिंग हुई थी उसमें इसका अप्रूवल पास किया गया है अभी, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ जाते हैं अभी। हु अमंग द फॉलोइंग अप्लाइड यूरोपियन थिएट्रिकल टेक्निक्स टू इंडियन क्लासिकल डांस विद फोक एंड ट्राइबल डांस। कर चुके हैं यार। फ्यूजन डांस के लिए कौन जाने जाते हैं? रविशंकर जी के भाई उदय शंकर जी, है ना, रविशंकर, वही सितार वाले रविशंकर जी हमारे, उदय शंकर जाने, केलूचरण जी तो हमारे लॉर्ड केलूचरण है, ओडिसी से रिलेटेड नहीं है, ठीक है, ओडिसी म्यूजिक से। गुरु बिपिन सिंह की बात करें तो मणिपुर, इनको टाइटल मिला था किसका? हंजाबा का टाइटल मिला था मणिपुर के जो राजा थे। बिरजू महाराज के तो कहने ही क्या, कथक से एसोसिएटेड हैं हमारे, ठीक है, कथक से। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, के पहले अध्यक्ष कौन थे? वी के लाल जी, किल्लानिन थे, कुबर्टिन थे, या फिर ब्रंडेज थे? तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की अगर बात करें, जिसकी की सेटअप या फिर स्टैब्लिशमेंट 1894 में हुआ था, हमारा जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है IOA, वो इसी के तहत आता है। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा चुका है प्रीवियस ईयर में। तो वो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन इसी के तहत आता है 1894 में। इसका हेड क्वार्टर्स की अगर बात करेंगे तो लॉसाने स्विट्ज़रलैंड में है इसका हेड क्वार्टर। ये दो बिजनेसमैन थे, वी के लास और कुबर्टिन, इन लोगों ने इसकी स्टैब्लिशमेंट की थी, फाउंडिंग फादर्स हैं इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आंसर होगा, ये पहले प्रेसिडेंट थे और ये दूसरे प्रेसिडेंट थे, और करंट में जो प्रेसिडेंट हैं वो थॉमस बाच हैं, बाज नहीं बाच, ठीक। ओलंपिक्स से आपको याद आना चाहिए कि इसमें 5 छल्ले होते हैं, 5 रिंग्स होती हैं, ठीक है, और 5 रिंग्स इस तरह से नहीं होती हैं, ठीक है, ये ऑडी है, तो रिंग्स कुछ इस तरह से होती हैं इसमें, ठीक है, और ये 5 डिफरेंट कलर्स की बनी होती हैं, एक दूसरे में ओवरलैप कर रही हैं, और ये 5 कॉन्टिनेंट्स को दिखाती हैं। 5 कॉन्टिनेंट्स कौन कौन से हैं ये? एक तो है अफ्रीका, दूसरा है एशिया, तीसरा है अमेरिका, चौथा है ओसिनिया, और पांचवा है यूरोप, ठीक। तो अफ्रीका की अगर बात करनी, यहाँ ये बात नहीं करनी है। हाँ, ये आपको पता होना चाहिए कि ये डिज़ाइन किसने करी थी। तो जो P.D. क्यूबर्टिन है ना, ये हमारे, ये आपको जो ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, P.D. क्यूबर्टिन, इन्होंने डिज़ाइन किया था 1913 में। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। P.D.
क्यूबर्टिन ने 1913 में कुछ बताना चाह रहा था यार, यहाँ पे मैं 5 कॉन्टिनेंट्स हैं ये, अच्छा ठीक है। कलर्स कौन कौन से ये पता होने चाहिए आपको। तो कलर्स है इसमें ब्लू, येलो, ठीक है, ब्लैक, ग्रीन एंड रेड, ठीक है। ग्रीन एंड रेड कई जगह पे है कि भाई ठीक है अफ्रीका ब्लैक को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन ऑफिशियल वेबसाइट पे ये चीज़ मेंशन नहीं है जितना कि मैंने देखा, तो इसलिए वो चीज़ रेफ़र करना सही भी नहीं है। तो बस ये इतना तो आपको पता होना चाहिए कि 5 डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स को दिखाता है, कौन कौन से कलर्स हैं, किसने डिज़ाइन किया था, पहला कहाँ पे हुआ था 1896 ग्रीस एथेंस में हुआ था, 1896 ग्रीस एथेंस में। और ग्रीस के ही जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, ठीक है, ग्रीस के, वो इस बार रायसीना हिल जो का जो डायलॉग हुआ है इस बार, जो एनुअल इवेंट होता है रायसीना हिल्स जो अरावली का पार्ट है, तो उसमें चीफ गेस्ट है। कमेंट आपको बताना उनका नाम क्या है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। और इस बार के ओलंपिक्स 1924 में पेरिस फ्रांस में, उससे अगले जो होंगे 2028 में वो कहाँ पे होंगे, वो होंगे आपके लॉस एंजलिस में। और उससे अगले जो 2032 में होंगे वो कहाँ पे होंगे, ब्रिस्बेन में होंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। और विंटर ओलंपिक्स मिलान एंड कॉर्टिना इटली में 2026 में। और 2030 वाला विंटर ओलंपिक होगा आल्प्स की पहाड़ियों में फ्रांस में। आल्प्स जो हमें पता होना चाहिए, जो हमारा यूरोप कॉन्टिनेंट है, यूरोप महाद्वीप है, उसके एकदम नीचे में मेडिटेरेनियन जो ओशन है ना, मेडिटेरेनियन सी जो भूमध्य सागर, उसके जस्ट ऊपर ये न्यू फोल्ड माउंटेन्स है, ये पता होना चाहिए। और यहाँ पे हमारी एक विंड ब्लो होती है, उसको हम बोलते हैं फोन, जो कि एक लोकल विंड है। तो एमिनेंट डांसर एंड डैश एक्सपोनेंट पद्म सुब्रमण्यम जी वॉज सेलेक्टेड फॉर केरलाज प्रेस्टिजियस कोरियोग्राफी अवार्ड निशान गांधी पुरस्कारम इंस्टीट्यूटेड बाय द स्टेट टूरिज्म डिपार्टमेंट। तो ऑब्वियस ये बात है, किसने, नहीं नहीं नहीं, ठीक है, तो नाम पूछा ना, जो किसकी एक्सपोनेंट है पद्म, तो रटा हुआ है मैं तो, भरतनाट्यम, ऑप्शन नंबर सेकंड सही आंसर होगा। ठीक है, भरतनाट्यम, वही भरतनाट्यम भरत मुनि वाला जिसमें कि नाट्य शास्त्र मेंशन्ड है, वही भरतनाट्यम जिसको 1910 में बैन कर दिया गया था बाय द ब्रिटिशर्स, बैंड बाय ब्रिटिशर्स। और हमने पिछले वीक में क्या क्वेश्चन किया था कि अलारमेल वैली किस स्टाइल से बिलोंग करती हैं, तो पंडा नल्लूर स्टाइल ऑफ डांस से बिलोंग करती हैं भरतनाट्यम के। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर पार्ट 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, भाग 9 में कौन सा आता है इसमें, ये पूछा है। रिलेशंस बिटवीन यूनियन स्टेट्स, शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज, पंचायत, फाइनेंस, प्रॉपर्टी एंड सूट्स। तो पार्ट 9 में ये हमें पता है कि पंचायत आते हैं। पार्ट 1 यूनियन एंड टेरिटरी, पार्ट 2 सिटीजनशिप, एक सिंगल सिटीजनशिप चलती है इंडिया में जिसको कि हमने यूके के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया, एकल नागरिकता, ये क्या है, संघवश के राज्य क्षेत्र। पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार। पार्ट 4 जिसको कि हमने यूएसए से लिया। पार्ट 4 यानी डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, जिसको कि हमने आयरलैंड से लिया। पार्ट 4A यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ मौलिक कर्तव्य, जिसको कि हमने अर्स्ट वाइल यूएसएसआर प्रेजेंट टाइम रशिया से लिया। पार्ट नंबर 5 यूनियन यानी संघ की बात करता है। पार्ट नंबर 6 ये बात करता है स्टेट्स की। पार्ट नंबर 7 को रिपील किया जा चुका है बाय द 7th अमेंडमेंट ऑफ 1956। पार्ट 8 की बात करें यूटीज़ की बात करता है। पार्ट 9 बात करता है दी पंचायत की। और पार्ट 9A की बात करें, 9A और 9B किसकी बात करता है, तो पार्ट 9A बात करता है म्यूनिसिपैलिटीज़ यानी नगर पालिकाओं की, जिसको कि 74th अमेंडमेंट से ऐड किया गया था, जिससे कि 12th शेड्यूल यानी कि 12वीं अनुसूची को भी जोड़ा गया था। और भाग नंबर 9 73वां संविधान संशोधन, ठीक है। और 11th नंबर का जो शेड्यूल है 11वीं अनुसूची है, जिसमें कि 29 फंक्शनल आइटम्स हैं। बलवंत राय मेहता कमेटी, 3 टियर सिस्टम, 2 अक्टूबर 1959 राजस्थान की नागौर डिस्ट्रिक्ट सबसे पहले पंचायत को वहीं पे लागू किया गया था, लेकिन तब कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं था, संवैधानिक नहीं था। फिर हमें पता है आर्टिकल नंबर 40 जो है अनुच्छेद नंबर 40 जो कि एक डीपीएसपी है, वो स्टेट को डायरेक्शन देता है कि प्लीज़ यार आप पंचायत को सेटअप करो ना, ठीक है। तो फिर पार्लियामेंट ने बोला करते हैं ना, तो फिर इसने किया 73rd अमेंडमेंट और पंचायत को मैंडेटरी कर दिया सभी स्टेट्स के लिए 3 टियर पंचायती राज सिस्टम। एंड देन पार्ट नंबर 9A ने अर्बन लोकल गवर्नमेंट, ये तो पंचायत तो हो गई हमारी, रूरल लोकल गवर्नमेंट, म्यूनिसिपैलिटीज़, अर्बन लोकल गवर्नमेंट। फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट किसको बोलते हैं, रिपन जी को बोलते हैं। रिपन जी से याद आना चाहिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रिपील करने वाले 1882 रिपन जी, हमारे इल्बर्ट कंट्रोवर्सी वाले रिपन जी। हंटर कमीशन एजुकेशन जो कमीशन आया था वो रिपन वाले, वो रिपन जी जिनके टाइम पे पहली कंप्लीट सेंसस हुई थी 1881 में, वो रिपन जी जिनके टाइम पे सबसे पहला फैक्ट्री एक्ट आया था 1881 में। अब रिपन जी के तो क्या ही कहने। ठीक, आगे बढ़ते हैं। पार्ट नंबर 9B की बात करें, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ यानी कि सहकारी समिति, और इससे याद आना चाहिए आपको ये 97th अमेंडमेंट से ऐड हुआ था। देन पार्ट नंबर 10 में अगर बात करें तो ये बात करता है शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज़ की, शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज़ की बात करता है। पार्ट नंबर 11 की बात करें
तो ये बात करता है रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, जो यहाँ पे लिखा हुआ है पार्ट नंबर 11। ये हो गया हमारा पार्ट नंबर 10 और ये हो गया पार्ट नंबर 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ रिटन द बायोग्राफी ऑफ बुद्धा, बुद्ध चरित्र किसने लिखी? तो ये लिखी अश्वघोष जी ने, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। और नागार्जुन से याद आना चाहिए कि भाई एक मिलिंद पन्हो करके किताब है, ठीक है, मिलिंद पन्हो करके किताब है। तो इसमें डायलॉग है, मिलिंद जिनको कि हम मियांडर के नाम से जानते हैं, ठीक है, और हमारी जो रिवर है वो मियांडर किस स्टेज में करती है बताइए जल्दी से। तो जो मियांडर हैं या फिर जिनको मिलिंद के नाम से भी जानते हैं, और नागसेन, इन दोनों लोगों के बीच में डायलॉग हुआ था जो कि मिलिंद पन्हों में लिखा कि किस तरह से ये बुद्धिज़्म को लेके क्वेश्चन पूछ रहे हैं, और नागसेन ने जो बड़े अच्छे से आंसर किया, तो इन्होंने बुद्धिज़्म में खुद को कन्वर्ट कर लिया। और कौन थे? अशोक, जिन्होंने खुद को बुद्धिज़्म में कन्वर्ट किया था, बेरी घोष को गिव अप करके धम्म घोष को एक्सेप्ट किया था। कब कलिंग वॉर लड़ा था? 261 BC में, और 8 साल अपने कोरोनेशन ताजपोशी के बाद लड़ा था। राधा गुप्ता ने इनको थ्रोन पे बिठाने में हेल्प करी थी। ये IB में अभी क्वेश्चन पूछा गया था। चरक जाने जाते हैं चरक संहिता के लिए। इनको फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन बोलते हैं। जिस तरह हम सुश्रुत जी को क्या बोलते हैं? फादर ऑफ इंडियन सर्जरी। एस से सुश्रुत और एस से सर्जरी होता है, ठीक। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द बैंक रिजर्व्स। बैंक रिजर्व के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? These reserves are kept partly as cash and partly in the form of financial instruments. Cash reserve ratio, that is CRR, are deposits which commercial bank keep with the Reserve Bank of India. RBI, वही RBI जिसने पेटीएम पेमेंट बैंक को बोला निकल लो कायदे से पहली फुर्सत में, ठीक है, वही RBI जो कि 1926 में एक हिल्टन यंग कमीशन बना था, उसकी रिकमेंडेशन पे ये खुद बना था 1 अप्रैल 1935 को, जिसको कि बैंक ऑफ बैंक्स बोलते हैं, जिसको कि लेंडर ऑफ लास्ट रिसॉर्ट बोलते हैं। पहले चेयरमैन ऑसबॉर्न स्मिथ थे, पहले इंडियन चेयरमैन CD देशमुख थे। और ये RBI मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का गठन करता है, जो 6 मेंबर्स होते हैं, 3 RBI से और 3 गवर्नमेंट से, और इसमें कुछ रिजर्व्स मेंटेन करने पड़ते हैं बैंक को, क्योंकि ये बैंक्स को रेगुलेट करने का काम करता है। RBI एक्ट ऑफ 1934 के तहत खुद नेशनलाइज हुआ था 1949 में। और बैंक्स जो हैं हमारे ज़्यादातर, यानी राष्ट्रीयकरण, यानी कि गवर्नमेंट के हाथ में चले जाना, और ज़्यादातर बैंक्स का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1969 में। इसको बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो, इसको बोलते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो। इससे GD में तो फुल फॉर्म ही पूछ लिया उसने। CRR की बात करें, SLR की बात करें, तो ये रिजर्व्स रखने पड़ते हैं बैंक को। RBI बोलता है जितना पैसा तुम्हारे पास आ रहा है, सबको नहीं कि पैसा प्रॉफिट कमाने के लिए सबको लोन पे उठा दिए, इसका सर्टेन पार्ट हमारे पास आके डिपॉजिट कर देना कैश के फॉर्म में, और सर्टेन पार्ट तुम का कैश के फॉर्म में मेंटेन कर लो, गवर्नमेंट सिक्योरिटी के फॉर्म में ले लो, तुम गोल्ड रख लो, जिससे कि तुम्हें थोड़ा इंटरेस्ट रेट मिल जाए। तो इसमें इंटरेस्ट रेट मिल जाता है, ब्याज थोड़ा मिल जाता है भाई, सोने में ब्याज मिल जाएगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटी में ब्याज मिल जाएगा, कैश में क्या ब्याज मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये तरह के रेशियो होते हैं। दीज रिजर्व्स आर केप्ट पार्टली एज कैश एंड पार्टली इन द फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। द कैश रिजर्व रेशियो आर डिपॉजिट्स व्हिच कमर्शियल बैंक्स कीप विद द RBI। तो ये भी सही है, ऑप्शन नंबर 2 बोथ 1 and 2 यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं BR, दैट इज व्हाट? बैंक रिजर्व। RR रिजर्व रेपो रेट। RRR राइज रोर एंड रिवोल्ट, रिवर्स रेपो रेट। एंड MSF मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। बैंक जाता है RBI के पास लोन लेने के लिए, बैंक जाता है RBI के पास लोन लेने के लिए ओवरनाइट, बहुत तेजी में लोन चाहिए। रिवर्स रेपो रेट की बात करें तो यहाँ RBI जाता है बैंक के पास लोन लेने के लिए, लेकिन सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा कि यार बैंक RBI के पास लोन लेने जा रहा है और RBI खुद बैंक के पास जा रहा है, लेकिन वो लोन नहीं लेने नहीं जाता है। ये एक्चुअल में वो जब उसको लगता है ना RBI को कि मार्केट में बहुत ज़्यादा पैसा है, तो बोलेगा कहाँ लोगों को पैसा दे रहे हो, हमको तुम पैसा दो, हम तुमको ज़्यादा इंटरेस्ट रेट ऑफर करेंगे। तो इस तरह से होता है RRR में, ठीक है। और MSF होता है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ये भी एक तरह का बहुत ही शॉर्ट टर्म लोन होता है। अगर आपको पैसा इकोनॉमी से घटाना होता है, यानी कि मार्केट से घटाना होता है, तो इनको बढ़ा दो। इसको बोलते हैं टाइट, इसी को बोलते हैं डियर, इसी को बोलते हैं हॉकिश मॉनेटरी पॉलिसी। और अगर पैसा इकोनॉमी में बढ़ाना होता है, डालना होता है, तो इनको घटा दो सबको, ठीक। और ऐसा होता है हमारा एक ऐसा ही होता है ओपन मार्केट ऑपरेशन, जिसमें कि GSEC यानी कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी को या तो सेल या तो बाई किया जाता है। अगर आप सेल कर रहे हो गवर्नमेंट सिक्योरिटी, दैट मीन आप पैसा खींच रहे हो। जैसे मैंने तुम्हें गवर्नमेंट सिक्योरिटी दे दी तुम्हारे हाथ में, ऐसे याद रखो कि भाई तुम्हारे हाथ में एक चीज़ रह सकती है, या तो GSEC या तो पैसा। मैंने यानी कि RBI ने अगर सेल कर दी GSEC, तो मैंने तुमसे पैसा खींच लिया। तो पैसा अगर मुझे खींचना है, मुझे टाइट करना है, मुझे डियर करना है, मुझे हॉकिश करना है, मुझे पैसा खींचना है इकोनॉमी से, तो मैं OMO करके GSEC को सेल कर दूंगा। उल्टा करना है, GSEC को बाई कर लूँगा, ख़त्म।
The 5-year plans in India laid down not only specific objectives to be attained in the 5-year plans of 5 years of a plan, but also was to be achieved over a period of 20 years. This long term plan is called इसको क्या बोलते हैं? तो 5-year प्लान्स की अगर बात करें तो इसके बारे में हमने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी कि हमने यूएसएसआर से लिए थे, प्लानिंग कमीशन योजना आयोग को लाए थे हम। फर्स्ट 5-year प्लान को हमने 1951 में लॉन्च किया था, 1956 तक चला था। ये एग्रीकल्चर इंप्रूव करने का हमारा उद्देश्य था, इसीलिए हमने 3 डैम सेटअप किए थे इसके दौरान, जैसे कि हमारा हैरत डोमर, और ये हैरत डोमर मॉडल पे बेस्ड था। तो 3 डैम्स थे हमारे, एक तो भाखड़ा नंगल डैम जो सबसे लार्जेस्ट डैम है, हाईएस्ट ग्रेविटी डैम भी है, जो कि हिमाचल और पंजाब में देखने को मिलेगा, सतलज रिवर में देखने को मिलेगा। दूसरा हीराकुद डैम जो कि सबसे लंबा बांध है, महानदी में, उड़ीसा में है। एंड तीसरा है हमारा नागार्जुन सागर जो कि देखने को मिलेगा कृष्णा रिवर पे हमें, ठीक है। तो पहला था हमारा। दूसरा वाला 1956 से लेकर 61 तक था, पीसी महालनोबिस मॉडल पे बेस्ड था ये। और इसमें मेन जो टारगेट था दैट वाज रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी कि तेज़ी से औद्योगिकरण करना था हमें, ठीक है। और उसके बाद तीसरा तो हमारा 1961 से 66 में फेल हो गया था, ज़्यादा चल नहीं पाया था ड्यू टू 1962 में इंडोसिनो वॉर, यानी कि चाइना के साथ वॉर हो गया था। देन हमने जो टारगेट अचीव किया था 2.4%, हमने टारगेट तो 5.6% का रखा था, अचीव इतना कर पाए थे। देन 3 साल का हमने प्लान हॉलीडे लिया 66 से 69 तक। देन 4th 5-year प्लान लॉन्च किया, गडगिल मॉडल पे बेस्ड था ये। देन 5th 5-year प्लान लॉन्च किया जो डीपी धर मॉडल पे बेस्ड था, या फिर एलन मॉडल भी इसको बोलते हैं। और यहाँ पे हमने 20 पॉइंट प्रोग्राम, इंदिरा गांधी जी समय प्राइम मिनिस्टर थी तो 20 पॉइंट प्रोग्राम लॉन्च किया, मिनिमम नीड्स अप्रोच लेके आए, एंड गरीबी हटाओ का यहाँ पे नारा दिया गया था, गरीबी हटाओ, ठीक है। इसके बाद हमें पता है कि 6th 5-year प्लान आया, लेकिन अगर हम देखें इसका टाइम पीरियड 66 के बाद 69 में आया था, 69 से लेकर 74 तक, और ये मात्र 4 साल चला था, 5 साल पूरा नहीं कर पाया था बिकॉज गवर्नमेंट हो गई थी चेंज। इसीलिए 78 से लेकर 80 के बीच में क्या आए थे, ये आए थे रोलिंग प्लान, रोल कर रहे थे ये प्लान, ठीक है। रोलिंग प्लान, देन 6th देन 7th, इस तरह से हमने पढ़ा था। और इंडिकेटिव प्लानिंग पे कौन सा बेस था हमारा, 8वां जो पंचवर्षीय योजना था, ठीक है। फिर हमने 11th 12th के बारे में, बस इसका 11th और 12th में हमें इतना पता होना चाहिए कि 12th लास्ट था, 2012 से 17 तक चलना था, लेकिन 2014 में गवर्नमेंट चेंज हो गई, बीजेपी एनडीए गवर्नमेंट आ गई तो उसने हटा दिया, इसको स्क्रैप कर दिया। इसमें था रैपिड एंड सस्टेनेबल ग्रोथ, इसमें का जो टारगेट था रैपिड, सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव ग्रोथ, इसका टारगेट था 12th 5-year प्लान का। अब 5-year प्लान के साथ साथ 5 साल का प्लान तो रहता था, साथ साथ 20 साल का एक लॉन्ग टर्म प्लान भी, लॉन्ग टर्म विजन भी लेके चलते थे, और उसको बोलते थे पर्सपेक्टिव प्लान। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हाट डू यू कॉल द ड्रग्स दैट बाइंड टू द रिसेप्टर साइट एंड इनहिबिट इट्स नेचुरल फंक्शन? आप उन दवाओं को क्या कहते हैं जो रिसेप्टर साइट से जुड़ती हैं और उसके प्राकृतिक कार्य को बहुत बाधित करती हैं? ये क्वेश्चन अभी सीपीओ में पूछा गया, ये क्वेश्चन सीजीएल में 2022 में पूछा गया, तो क्वेश्चन इस तरह से रिपीट होते हैं। तो यहाँ पे सही आंसर होगा एंटागनिस्ट, ठीक है। जो इनहिबिट करते हैं, बाधित करते हैं, जो सपोर्ट करते हैं, उनको एगोनिस्ट बोलते हैं, ठीक। और यहाँ पे हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था किसके बारे में, हमने पढ़ा था एस्पिरिन के बारे में, जो एक तरह से एनाल्जेसिक का काम करती है, एनाल्जेसिक यानी कि जो दर्द निवारक चीज़ें होती हैं। अगला सवाल, इन दी हायर लैटिट्यूड्स, यानी कि ऊपरी अक्षांशों में आप जाएंगे तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, अब अक्षांश मतलब ये हमारी क्या होती हैं, ये इमेजिनरी लाइंस होती हैं ग्लोब में, इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं। टोटल कितनी है, टोटल 181 लैटिट्यूड्स हैं, टोटल 181 लैटिट्यूड्स हैं अक्षांश, लेकिन क्योंकि ये सर्कल के फॉर्म में होते हैं इस तरह से, अब हमें तो ऐसे दिखते हैं ना, 2D फिगर है, ऐसे पीछे भी तो गए होंगे, 3D फिगर में तो राउंडेड दिखेंगे, सर्कल है, तो सर्कल है तो भाई नॉर्थ पोल और जो साउथ पोल है वो तो पॉइंट के फॉर्मेट में होगा, तो 2 हटा दीजिए तो 179 लैटिट्यूडनल सर्कल यानी कि अक्षांशीय वृत्त निकल के आते हैं, ठीक। अब कॉनीफेरस फॉरेस्ट की अगर बात करें तो कॉनीफेरस फॉरेस्ट कोन के शेप में होते हैं। अगर तुम कभी हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर ऐसे गए हो इलाकों में तो तुमने देखा होगा इस तरह के आपको देवदार के पेड़ देखने को मिलते हैं, ठीक है। देवदार से क्या याद आना चाहिए भाई, देवदास याद आना चाहिए। देवदास कौन था, देवदास वो था जो जिम में जाके पी रहा था, ठीक है, पाइंस, और कहाँ पे जाके, जिम में जाके। तो जिम्नोस्पर्म होते हैं, यानी कि इनकी क्या होती है, जिम में जो लोग जाते हैं वो नेकेड खुला रहते हैं, यानी कि नेकेड सीट्स होती हैं इन लोगों की, जो जिम्नोस्पर्म कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अब ये कौन होते क्यों, सो दैट इतनी ज़्यादा जब बर्फ़ गिरेगी तो ये स्लाइड करके गिर जाए, टिके नहीं तो बेचारे ये गिर जाएंगे, तो उसी हिसाब से अडेप्ट कर लेते हैं। जैसे कि अगर तुम डेजर्ट्स में चले जाओ तो वहाँ के जो पेड़ होंगे वो थॉर्नी होंगे, हॉर्नी नहीं, ठीक है, तो थॉर्नी मतलब कांटे होंगे इसमें, और कांटे जो होंगे वो इसलिए होते हैं सो दैट वो एक तरह का मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ लीफ है, सो दैट टू अवॉइड दी वाटर लॉस, नहीं तो लीव होगी तो वाटर लॉस होगा, पहले से वाटर की स्कार्सिटी है।
अब पूछ रहा है कि जो 50 डिग्री से लेके 70 डिग्री नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, तो इनको टैगा बोलते हैं। देखो टैगा बायोम बोलते हैं। ये जैसे कि ये हमारा ग्लोब हो गया, ठीक। ये 0 डिग्री मैंने ड्रॉ कर दिया, एक सेकंड रुको, ये 0 डिग्री तो नहीं लग रहा है, ये मैंने ड्रॉ कर दिया। ये 0 डिग्री हो गया, यानी इक्वेटर, यानी कि जो पूरे हमारी अर्थ को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, ऊपर वाला नदर्न, नीचे वाला सदर्न हेमिस्फेयर, यानी उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। देन हमें पता है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा है 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, यानी कि कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, यानी 23.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। ये है आर्कटिक सर्कल, यानी आर्कटिक वृत्त 66.5 डिग्री नॉर्थ, एंड ये है एंटार्क्टिक वृत्त, यानी कि 66.5 डिग्री साउथ। अब हमें पता है कि ये जो बीच वाला एरिया है, ये वाला, ये जो पार्ट है ना, इसको क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट रेस पड़ती हैं सन की, तो इसलिए ये जो इलाका होता है बहुत गर्म इलाका होता है, और इसीलिए इसको हम बोलते हैं टॉरिड जोन। टॉरिड जोन बोलते हैं इसको हम। इसके ऊपर आप चले जाइए, ये जो है 66.5 डिग्री नॉर्थ 66.5 डिग्री साउथ है, ये इसको बोलते हैं फ्रिजिड जोन, इसको बोलते हैं फ्रिजिड जोन। और ये जो है ना, जिसको मैं ब्लू से ड्रॉ करने जा रहा हूँ, ये क्योंकि यहाँ पे ठंडी पड़ती है, तो सर यहाँ के ठंडी नहीं पड़ती, अरे पड़ती है भाई, हमने कहा गर्मी पड़ती है, लेकिन यहाँ पे भी सर्दी पड़ती है, तो इसको बोलते हैं टेम्परेट, शीतोष्ण क्षेत्र, टेम्परेट। और ये भी टेम्परेट, तो ऊपर वाले को नॉर्थ टेम्परेट बोल देते हैं, नीचे वाले को साउथ टेम्परेट बोल देते हैं, बस और कुछ नहीं, ठीक है। अब बात यहाँ पे क्या हो रही है, बात हो रही है 50 डिग्री से लेकर 70 डिग्री के बीच में। तो यहाँ वाला जो इलाका है ना, ये वाला, यहाँ पे भी ठंडी पड़ रही है, और इसके ऊपर जो है ना, यहाँ पे भी कायदे की, यहाँ पे तो और ज़्यादा ठंडी पड़ रही है। हमने देखा था कि जो ये वाले इलाके होते हैं फ्रिजिड जोन, यहाँ 6 महीने दिन और 6 महीने रात होते हैं। तो ये वाला जो 50 डिग्री से लेकर 70 डिग्री है, ये टैगा बोलते हैं। टैगा इज़ अ रशियन वर्ड जिसका मतलब होता है अनटच्ड, यानी जिसको छुआ ना जा सके, ठीक। और यहाँ पे टुंड्रा होता है, ये होता है आपका टुंड्रा, क्लियर। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही आंसर होगा। और जितने भी हमारे कॉनिफर्स होते हैं वो सब जिम्नोस्पर्म की कैटेगरी में ही आते हैं। अच्छा चलो होमवर्क आपको दिया जाए क्या, चलो होमवर्क नहीं बता ही देते हैं। यहाँ पे 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ पे जो लैटिट्यूड होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, हॉर्स लैटिट्यूड बोलते हैं, यानी कि अश्व अक्षांश के नाम से जानते हैं। यहाँ पे जो हमारी परमानेंट या फिर ट्रेड विंड्स होती हैं, व्यापारिक पवनें होती हैं, ऊपर वाली नॉर्थ ईस्ट पवनें हैं, और यहाँ पे साउथ ईस्टर्लीज हैं। ये जो ईस्टर्लीज हैं यहाँ पे मिलती हैं, उस जोन को हम बोलते हैं ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कॉन्वर्जेंस जोन, ठीक है। अंत उष्णकटिबंधीय क्षेत्र इसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है। और यहाँ पे जो है हमारी वेस्टर्लीज चलती हैं, ठीक है, पश्चिमी पवनें इस तरह से हमारी चलती हैं। आगे बढ़ते हैं। तानसेन जो है हमारे द म्यूजिक लेजेंड वाज अ कोर्टियर इन विच ऑफ द फॉलोइंग कोर्ट्स बिफोर कमिंग टू अकबर। अकबर के कोर्ट में आने से पहले, इतना तो करने के बाद, उम्मीद है 34 लेक्चर्स आप करके ही 35th कर रहे होंगे, तो हमने देखा था कि भाई इनको मियाँ तानसेन के नाम से जानते हैं। मियाँ का टाइटल तो अकबर ने दिया था, और तानसेन का टाइटल दिया था राजा जो हमारे कौन थे, राजा रामचंद्र सिंह जो थे, ग्वालियर से बिलोंग करते थे, है ना। ग्वालियर से याद आना चाहिए कि भाई आपको जो तबला डे 25 दिसंबर को एमपी में तबला डे सेलिब्रेट किया जाएगा, तानसेन महोत्सव होता है। तो ग्वालियर के किले में तानसेन महोत्सव मनाया गया था, जहाँ पे वंदे मातरम की धुन निकाली थी बहुत सारे लोगों ने तबला में, रफली 1300 प्लस लोगों ने तबला की धुन में वंदे मातरम, तो जिसको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में क्रिएट कर दिया गया था। और अभी अगेन एमपी में एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट हुआ कि जो खजुराहो टेम्पल है, खजुराहो मंदिर हैं एमपी में, जिनको कि चंदेल डायनेस्टी ने बनवाया था, यहीं पर तुम्हें कंदरिया महादेव देखने को मिलेगा। यहाँ के टेम्पल काफ़ी अच्छे हैं, इनके जो वॉल्स हैं उनमें अच्छी अच्छी पेंटिंग्स भी बनी हुई है, ठीक है। तो उनको जो खजुराहो के मंदिर इनको चंदेल डायनेस्टी ने बनाया था। तो यहाँ पे ये रिकॉर्ड क्रिएट हुआ है, मोस्ट नंबर ऑफ कथक डांस परफॉर्मेंस, कथक जो यूपी का क्लासिकल डांस है उसका यहाँ पे ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट किया गया एमपी के खजुराहो में। अब तानसेन की अगर बात करें तो पहले ग्वालियर घराना, या फिर ग्वालियर में जगह पड़ती रीवा, तो वहाँ से थे, तो रीवा घराने से बिलोंग करते थे हमारे तानसेन, या फिर मियाँ तानसेन, जिनका ओरिजिनल नेम क्या है, रामतनु पांडे। और ये अकबर के नवरत्नों में से भी एक थे हमारे। अगला क्वेश्चन है 14th, विच ऑफ द फॉलोइंग, और ये बजाते क्या थे, ये 93.5 नहीं बजाते थे, ये रुद्र वीणा बजाते थे, ठीक है, रुद्र वीणा जिसको कि हम रबाब बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट कॉज्ड बाई अ मस्कीटो बाइट, कौन सा इसमें जो है मस्कीटो काटने से नहीं होता। और कोई भी डिजीज़ जो मस्कीटो से होती है वो मस्कीटो हमेशा फीमेल मस्कीटो ही होता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो एलिफेंटियासिस, हाथी का पाँव, ये एक तरह का देखिए मस्कीटो बीमारी को लेके जाता है। जैसे कि तुमको मस्कीटो ने काट लिया, तुमको डेंगू हो गया, तुमको मलेरिया हो गया, तो मस्कीटो ने एक पैथोजन आपके अंदर ब्लड में डाल दिया। वो पैथोजन की वजह से बीमारी, वो वायरस हो सकता है, वो बैक्टीरिया हो सकता है, वो आपका
प्रोटोजोआ हो सकता है। तो ये पैथोजेंस होते हैं, वायरस, बैक्टीरिया और हमारे प्रोटोजोआ हो गया, फंगस हो गया, पैथोजेंस हैं। कैरी करके ले जा रहा है मस्कीटो, फीमेल होता है। जैसे कि अभी न्यूज़ है, अभी अगेन इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, कि ब्राज़ील, बहुत इंपॉर्टेंट है ये न्यूज़, इसके भी आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा। ब्राज़ील और पेरू जो कि साउथ अमेरिका के 2 कंट्रीज़ हैं, इन्होंने हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर की है ड्यू टू डेंगी, जो कि एक वायरस की वजह से होने वाली बीमारी है। और इसका जो कैरियर होता है वो कौन सा मस्कीटो होता है? फीमेल एडीज एजिप्टी मस्कीटो, ठीक है, एडीज एजिप्टी। तो ये लोग क्या कर रहे हैं अब, ये जेनेटिकली मॉडिफाइड मच्छर तैयार करके, मेल मच्छर तैयार करके इनकी जो ब्रीडिंग है उसको ख़त्म किया जा रहा है। ब्राज़ील और पेरू में एक यूके की कोई साइंटिफिक लैब है, उसने ये मतलब एक तरह से जिम्मा उठाया कि किस तरह से जेनेटिकली मॉडिफाइड मच्छर लेके आएंगे और उनको ख़त्म करेंगे, क्योंकि जो उतना फैलाती हैं फीमेल जो मस्कीटो होती हैं वो, क्योंकि जो मेल वाले होते हैं वो गंदगी में मुँह मारते हैं ठीक है। तो मलेरिया की अगर बात करें, तो मलेरिया की अगर बात करें तो फीमेल एनोफिलीज जो मस्कीटो होता है ना, वो फैलाता है, फीमेल एनोफिलीज मस्कीटो। मैं आपको बता चुका हूँ कि ये वायरल बीमारी नहीं है, प्रोटोजोआ इसका पैथोजन होता है। और प्रोटोजोआ कौन सा होता है? प्लाज्मोडियम होता है, प्लाज्मोडियम। और मलेरिया डे कब मनाते हैं? 25 अप्रैल को, 25 अप्रैल को मनाते हैं। एंड एलिफेंटियासिस, हाथी का पाँव। एलिफेंटियासिस एक तरह की डिजीज़ जो होती है, मैं शॉर्ट लिख रहा हूँ, एलिफेंटियासिस या फिर फाइलेरियासिस, फाइलेरिया भी बोलते हैं, ठीक है। और फाइलेरियासिस, इसकी हमारा मिशन भी चल रहा है कि भाई हमें 2027 तक फाइलेरिया मुक्त भारत बनाना है, जिसको लेके घर घर दवाइयाँ खिलाई जा रही हैं, ठीक है। तो पता नहीं, एक स्टूडेंट है, उसका मैसेज आया था कुछ दिन पहले, एंड शी इज़ फ्रॉम झारखंड, एंड दैट वाज कि सर मेरी जो चाची जी हैं उनकी डेथ हो गई फाइलेरियसिस का जो मेडिसिन खा के। मैं आपको बताऊं, मैंने भी खाई है, ठीक है, क्योंकि हर जगह ये प्रोग्राम चल रहा है। तो मेरे या फिर घर में तो और किसी को ऐसे कुछ सिम्टम्स देखने को नहीं मिले, तो मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि किसी के से डेथ हुई, लेकिन हाँ, मतलब उसने बोला था और उसने मुझे पेपर का वो भेजा भी था, न्यूज़पेपर का, जहाँ पे वो न्यूज़ भी पब्लिश हुई थी। तो देख लेना कैसा क्या है, ठीक है, उसके बारे में थोड़ा सा, अगर आप खाने से पहले फिर जैसा भी हो, क्योंकि फाइलेरिया भी एक बीमारी होती है। और एक्चुअल में होता क्या है ना, ये कॉज करते हैं राउंड वॉर्म करके होते हैं, राउंड वॉर्म। राउंड वर्म ये निमाटोड की फैमिली से बिलोंग करते हैं। मैंने प्लांट और एनिमल किंगडम पढ़ा है ना, तो उसमें निमाटोड पढ़ा है। तो पिछले से पिछली वाली क्लास में आई थिंक, या फिर शायद पिछली वाली क्लास में, निमाटोड, जिनको एस्टेलमेंथिस के नाम से जानते हैं, जो कि हमारे जो एस्टेलमेंथिस, जिनको कि हम सीडोसिलोमेट्स भी बोलते हैं, सीडोसिलोमेट्स, ठीक है, सीडोसिलोम, क्योंकि जो सिलोम होता है, जो कैविटी होती है, ये फॉल्स कैविटी होती है, तो सीडोसिलोमेट्स बोलते हैं इनको। तो राउंड वॉर्म क्या होते हैं? ये स्मॉल जो इंटेस्टाइन होती है, जो छोटी आंत होती है, उसमें छिप के बैठ जाते हैं। छिप के कैसे? जैसे हमने कुछ खाया या फिर कुछ वहीं पे पनपने लगे, उनका जन्म हो गया, तो वो क्या करते हैं, बहुत खतरनाक हो सकते हैं, धीरे 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 इंटेस्टाइनल की जो हमारी वॉल्स होती हैं उनको ख़राब करने लगते हैं। तो इसलिए माना जाता है कि भाई हमें डिवर्मिंग कर लेनी चाहिए साल में एक बार। डिवर्मिंग का मतलब होता है कि ऐसी दवाइयाँ जो पेट के कीड़ों को मारती हों, ठीक है। तो ये बीमारी फिर नहीं होती हैं, ज़रूरी नहीं कि आपके कीड़े होंगे ही होंगे, होंगे तो मर जाएंगे, ये होता है इसका मेन कॉन्सेप्ट। और स्मॉल इंटेस्टाइन की जो इनर लाइनिंग होती है, उसमें हमें कौन सी, इनर वॉल्स में हमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस देखने को मिलते हैं, वो क्या होते हैं? विली, जो सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं फॉर द फूड एब्जॉर्प्शन, बिकॉज हमें पता है इट इज़ द साइट फॉर मेजर डाइजेशन, यानी कि सबसे ज़्यादा जो डाइजेशन होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत में होता है, जिसकी लंबाई लार्ज इंटेस्टाइन से बड़ी होती है। लार्ज इंटेस्टाइन को लार्ज इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसका साइज़ बड़ा होता है। लेंथ स्मॉल इंटेस्टाइन की बड़ी होती है 7 to 8 मीटर्स की, और लार्ज की होती है 1 to 2 मीटर की। क्लियर? तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा सर? हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस की अगर बात करें, तो हेपेटाइटिस एक वायरस की वजह से होने वाली बीमारी है जो लिवर को अफेक्ट करती है। ये वायरस की वजह से होने वाली बीमारी है जो किसको अफेक्ट करती है? लिवर, जो कि लार्जेस्ट ग्लैंड है, जो कि गॉल ब्लैडर में बाइल जूस को स्टोर करके रखता है और फेंक के मारता है कहाँ पे? स्मॉल इंटेस्टाइन में। दो काम करता है, तो मीडियम को बेसिक बना देता है सो दैट ट्रिप्सिन कुड फंक्शन, एंड दूसरा होता है कि सो दैट ये जो बड़े इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स कर सके, फैट के बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स को छोटे में तोड़ सके, ठीक। लिवर की जो सेल्स होती हैं वो क्यूपफर सेल्स की बनी होती हैं, जिसमें कि पावर ऑफ रीजनरेशन होता है। सेल में कुछ, लिवर में कुछ डिस्ट्रक्शन हुआ, वो फिर से रीजनरेट करने का पावर रखता है। बट दैट डजंट मीन कि हेपेटाइटिस को आराम से आप बाएं हाथ का खेल है। हेपेटाइटिस इज़ ट्रीटेबल बट नॉट क्यूरेबल, यानी कि इसको पूरी तरह से सही नहीं किया सकता है। लिवर A, B, C डिफरेंट टाइप्स होते हैं, और आपको पता होना चाहिए, करंट अफेयर में पढ़ा जाता है, हेपेटाइटिस बी की पहली हमारी वैक्सीन जो इंडिजिनस बनी है उसका नाम है हैवीश्योर। ध्यान रखना इसका नाम, ठीक है, हैवी
श्योर ये इसकी वैक्सीन बनी है। ये थोड़ा सा जो लोग अल्कोहल ज़्यादा कंज्यूम करते हैं उनको थोड़ा सा ज़्यादा रिस्क रहता है हेपेटाइटिस का, लीवर खराब होने का, ठीक है। तो हैवी श्योर वैक्सीन अभी डेवलप हुई है। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरिम गवर्नमेंट फाउंड बाय कांग्रेस इन 1946, 1946 में। एक्चुअल डेट है 2 सितंबर 1946 को हमारी बनी थी अंतरिम सरकार या फिर इंतरिम गवर्नमेंट। इसका मेन फंक्शन ये था कि जब तक आप लोग कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हो, क्योंकि हमें पता है कि कैबिनेट मिशन प्लान आया था, ठीक है। कैबिनेट मिशन प्लान आया था भारत में कब? 1945 में बना था, 1946 में आया था। 3 लोग थे, स्टेफर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर और पैथिक लॉरेंस। पैथिक लॉरेंस इसके चेयरमैन थे। तो इसने बोला था कि ठीक है, जब तक आप कॉन्स्टिट्यूशन बनाओगे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी, संविधान सभा, याद करो 9 दिसंबर 1346 को पहली मीटिंग हुई थी। 9 दिसंबर 1946 को पहली मीटिंग हुई थी। कमेंट में आप बताएंगे कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कब नेहरू जी ने मूव किया था। तो इससे पहले मतलब ये हुआ था कि जब तक आप कॉन्स्टिट्यूशन बनाओगे, क्योंकि हमें कितना टाइम लगा था कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में? हमें 2 साल 11 महीने और 17 या 18 दिन लगे थे टोटल कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में। अब इतने टाइम तक कौन सरकार चले, कैसे सरकार चलेगी? तो उसके लिए एक इंतरिम गवर्नमेंट बनेगी, इंतरिम सरकार बनेगी, ठीक है, सो दैट वो ट्रांसफ़र ऑफ पावर कर सके। तो स्मूथ ट्रांजिशन ऑफ पावर फ्रॉम द ब्रिटिशर्स टू इंडिया के लिए इसको बनाया गया था, जिसमें कि जो प्रेसिडेंट थे वो उस समय का जो ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर था वेवल, वो था। और अगर बात करें वाइस प्रेसिडेंट, ये जवाहरलाल नेहरू थे। ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर होगा। इस गवर्नमेंट ने कांग्रेस के भी थे और मुस्लिम लीग के भी थे। जैसे वल्लभ भाई पटेल जी की अगर बात करें तो ये होम मिनिस्टर थे। जॉन मथाई जो हमारे देश के पहले रेलवे मिनिस्टर बने थे, इंडस्ट्रियल मिनिस्टर थे इसमें, ठीक है, इंडस्ट्रियल मिनिस्टर। जो बलदेव सिंह थे ये डिफेंस मिनिस्टर बने थे। और ये जो हमारे पहले आम चुनाव हुए थे, जैसे अभी नहीं 18th लोकसभा के लिए चुनाव होने वाले हैं, तो ऐसे फर्स्ट जो लोकसभा के चुनाव हुए थे 1951-52 में, तो उसमें पहले डिफेंस मिनिस्टर भी बलदेव सिंह ही थे, पहले होम मिनिस्टर भी हमारे सरदार पटेल जी ही थे, और जवाहरलाल नेहरू हमारे प्राइम मिनिस्टर और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर थे। तो ये जो हमारी पहली इंतरिम गवर्नमेंट बनी थी उसके वो फ़ोटो है। अच्छा, एक जो ये पाकिस्तान का जो पहला प्राइम मिनिस्टर था लियाकत अली खान, ये बताइए ये कौन सा पोर्टफोलियो होल्ड कर रहा था? ठीक है, एफ से शुरू होता है। तो लियाकत अली खान कौन सा पोर्टफोलियो होल्ड कर रहा था, जो मुस्लिम लीग से था और जो पाकिस्तान का पहला प्राइम मिनिस्टर भी बना था? चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू फॉर इंडियन मानसून? निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय मानसून के लिए सत्य नहीं है? तो मानसून यार हम पिछले 2 लेक्चर से पढ़ रहे हैं, अब तो सारी चीज़ें आपको पता है। मानसून रेनफॉल इज़ द लाइफ लाइन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। इस तरह के स्टेटमेंट में कभी शक नहीं करते हैं, नहीं तो पाप लगता है। मानसून रेनफॉल इज़ नॉट, क्योंकि जर्नलिस्टिक है, उसमें कोई एक्सट्रीम कीवर्ड, कोई डेटा, कोई फैक्ट नहीं है। मानसूनल रेनफॉल इज़ नॉट अफेक्टेड बाय रिलीफ फीचर्स। नॉट, जहाँ भी नॉट लग जाए तुम्हारी आंखें एकदम चमक जानी चाहिए एकदम, और इतनी जोर की चमके एग्जामिनर भी बोले क्या हुआ, तुम बोलो कुछ नहीं बेटा, अपने जगह पर बैठो और हमें कुछ दिख गया है। नॉट है तो ये नहीं कि हमेशा गलत ही होगा, लेकिन ज़्यादा चांसेस है कि गलत होगा। एनी, ऑलवेज, नेवर, नन, जो एक्सट्रीम कीवर्ड, नॉट, ये सब जो होते हैं थोड़े से गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, लेकिन ऐसे अंधाधुंध तुक्का नहीं लगा देना है, आपको पहले पढ़ना है। मानसून रेनफॉल इज़ नॉट अफेक्टेड बाय रिलीफ फीचर। अच्छा, तो यहाँ पे हमने क्या फालतू में ओरोग्राफिक रेनफॉल करवा रहे थे अभी 2 दिन से? ये यहाँ पे कौन सी रेनफॉल हो रही थी? वेस्टर्न घाट में, पश्चिमी घाट में, यहाँ पे हो रही थी पर्वतीय वर्षा। ये था लीवर्ड साइड, सॉरी विंडवर्ड साइड, और ये था लीवर्ड साइड था। तो ये तो रिलीफ फीचर है, बिल्कुल इफेक्ट कर रहा है, तो ये भी गलत हो जाएगा ये तो, ठीक है। तो यही आंसर हो जाएगा। हिमालयाज प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन मानसूनल रेनफॉल। क्या रोल प्ले करते हैं भाई? हिमालयाज का एक वो है कि ये जो हमारी बे ऑफ बंगाल ब्रांच आती है, या हाँ सॉरी, ये अरेबियन सी ब्रांच आती है, और ये जो बे ऑफ बंगाल ब्रांच आती है, ऐसे करके ये मानसून की विंड्स को क्रॉस नहीं होने देता, पूरा यहीं पर पानी पटकवा लेता है, पानी पूरा यहीं पर डलवा लेता है कि यहीं डालो, वहाँ पर मत जाओ। तभी तिब्बत एकदम क्या है, तिब्बत डेजर्ट है, क्योंकि तिब्बत जो है वो हिमालय के लीवर्ड साइड में आता है, तो वो एकदम हाईएस्ट प्लेट्यू भी है हमारा, तिब्बतन प्लेट्यू, और रूफ ऑफ द वर्ल्ड इसीलिए बोलते हैं। और उसका रोल होता है इंडियन मानसून को बुलाने में। देख रहे हो, मतलब बुला रहा है लेकिन जा नहीं रहा मानसून वहाँ पे। यहाँ तिब्बत का प्लेट्यू है, यहाँ पे इंटेंस लो प्रेशर क्रिएट होता है, यहाँ पे भी लो प्रेशर क्रिएट होता है, बट यहाँ पे इंटेंस लो प्रेशर, ये बेचारा लो प्रेशर क्रिएट करता है इस उम्मीद में कि मानसून आएगा, उसको भी कुछ बारिश लेके आएगा, लेकिन यहाँ पे हिमालय खड़े हैं, हिमालय बोलेंगे नहीं, वहाँ नहीं जाना है, ठीक है। बस इसका काम लो प्रेशर क्रिएट करने का ही था। यहाँ पे हमारा मेडागास्कर हमने पिछले लेक्चर में देखा था, ये हमारा हाई प्रेशर क्रिएट करता है इसके अराउंड, तो हाई से लो हमारी विंड चलती हैं। बाकी तो सब पढ़ ही चुके हैं, तुम तो एकदम तेज हो चुके हो अभी मानसून में, है ना। प्री मानसून शावर्स के बारे में याद करो, नॉर वेस्टर्ली, सब एकदम कितनी बार कर चुके हैं, ठीक है। मानसून रेनफॉल इज अफेक्टेड बाई जेट स्ट्रीम, बिल्कुल मैंने बताया था कि जेट स्ट्रीम कुछ लोगों ने हो सकता है इसको लगाया हो गलती से। बाकी अगर अभी आपने लेक्चर देखा होगा मानसून का, कुछ दिन पहले ही लिए थे जब ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं, आज से तो इकोनॉमिक्स शुरू हो रही है।
या फिर हो गई होगी अगर आप अगले लेक्चर दिन देख रहे हैं, क्योंकि करंट अफेयर का वीडियो क्या है ना कि काफ़ी ज़्यादा टाइम ले रहा है। तो अगर टाइम से अपलोड हो गया तो उसको मैं पब्लिक कर दूंगा, और ये आपका नहीं अपलोड होगा, ठीक है, मंडे को, ये ट्यूसडे को हो सकता है आप देख रहे हो, पता नहीं, जैसा भी हो सकता है मंडे को ही देख रहे हो वो करंट अफेयर का वीडियो, क्योंकि काफ़ी बड़ा है तो वो अपलोड होने में टाइम लग रहा है, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो मैंने आपको ये बताया था कि विंटर्स में रेनफॉल होती है जनवरी के टाइम पे। जो हमारा पश्चिमी विक्षोभ होता है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज मेडिटेरेनियन सी के पास, भूमध्य सागर में जो पश्चिमी विक्षोभ क्रिएट होता है उसको लेके आती हैं पवनें, और यहाँ पे बारिश करती हैं, जिसको कि हम महावत वगैरह बोलते हैं राजस्थान वगैरह इलाकों में, ठीक। ये तो वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स हो गई, और सर्दियों की बात हो गई। जो हमारा मानसून आता है ना, बहुत सारे फैक्टर होते हैं, जैसे कि यहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट हो गया, यहाँ पे लो प्रेशर, हमारी ये ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम चलती हैं इस तरह से, तिब्बतन प्लेट्यू इनका मुंह मोड़ देता है गर्मियों के टाइम पे, और यहाँ पे ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम फेवरेबल कंडीशंस क्रिएट करती हैं मॉनसूनल विंड्स को। मॉनसून इज अरबिक वर्ड, मींस मौसम, अरबिक वर्ड मौसम से डिराइव्ड है, जिसका मतलब होता है चेंज इन डायरेक्शन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे सही आंसर होगा। बाकी प्री मानसून शावर डिस्कस कर चुके हैं, किस तरह से अरेबियन सी ब्रांच, किस तरह से बे ऑफ बंगाल ब्रांच आती है, दोनों पंजाब के प्लेन से मीट करती हैं, सब कुछ पढ़ चुके हैं। 42वां जो संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, 42nd अमेंडमेंट ऑफ 1976 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज एडेड विच ऑफ द फॉलोइंग द इन द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे प्रियम्बल जो है हमारा प्रस्तावना, जिसको कि समरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, जिसको कि आईडी कार्ड बोला था एन ए पालखी वाला जी ने, ठीक है, जिसको कि पॉलिटिकल हॉरोस्कोप बोला था के एम मुंशी जी ने, वही मुंशी जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के चेयरमैन थे, वही मुंशी जी जो कि ड्राफ्टिंग कमेटी के भी एक मेंबर थे। 7 मेंबर थे ड्राफ्टिंग यानी मसौदा या फिर प्रारूप समिति में, जिसके चेयरमैन अम्बेडकर जी थे, उसमें से एक हमारे मुंशी जी थे। प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है और इसमें अमेंडमेंट नहीं हो सकता है, ये बेरूबारी यूनियन केस में बोला था सुप्रीम कोर्ट ने, बट क्योंकि उसको ये पावर है कि वो जुडिशियल रिव्यू, आर्टिकल 127 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन उसको पावर देता है जुडिशियल रिव्यू की, तो वो अपने खुद के भी ऑर्डर्स को रिव्यू कर सकता है और चेंज कर सकता है। देन उसको फिर अपनी गलती का एहसास हुआ, केबीसी कौन बनेगा करोड़पति नहीं, केशव नंदा भारती केस 1973 में, जहाँ पे उसने अपने इस डिसीजन की भाई हम प्रियम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं मानते, उसमें अमेंडमेंट नहीं हो सकता है, उसको रिवर्स कर दिया एंड इट कंसिडर्ड कि हाँ वो प्रस्तावना जो है संविधान का भाग है और उसमें संशोधन हो सकता है। उसमें आज तक एक ही संशोधन हुआ है, 42nd अमेंडमेंट, और इसे सिस को जोड़ा गया है। सिस का मेरा मतलब है सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटेग्रिटी, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटेग्रिटी, तो सेक्युलर को जोड़ा गया है। पंथनिरपेक्ष और अखंडता, इसका हिंदी में मतलब होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रियम्बल हमें कुछ चीज़ें बताता है, जैसे कि एक तो सोर्स ऑफ अथॉरिटी बताता है, लोग भारत के लोग हैं सोर्स ऑफ अथॉरिटी। ये संविधान का नेचर लिखा हुआ है, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। सोवरेन का मतलब ये होता है पंथ, इसका सोवरेन सॉरी प्रभुत्व संपन्न का मतलब ये होता है कि हम अपने डिसीजंस लेने के लिए इंडिपेंडेंट है, हम किसी के गुलाम नहीं हैं। सोशलिस्ट का मतलब होता है समाजवाद। इंडिया में जैसे कि सभी, ये आज इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे ना तो वहाँ पे मैं समझाऊंगा सोशलिज्म, कैपिटलिज्म और मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है, यानी कि हम समाजवाद पे बिलीव करते हैं। अब बात चल रही है कि भाई सोशलिस्ट को हटा दो प्रियम्बल से, क्योंकि अब हम कैपिटलिज्म की तरफ बढ़ रहे हैं। सेकुलर का मतलब है पंथनिरपेक्ष, इसका मतलब है सभी धर्मों को बराबर समानता है, भारत का कोई धर्म नहीं, जैसे कि पाकिस्तान का इस्लाम धर्म है, इस्लामिक स्टेट ऑफ पाकिस्तान वो खुद को बोलता है, लेकिन हमारे भारत में सभी धर्म समान है। डेमोक्रेटिक का मतलब होता है गवर्नमेंट बाय द पीपल, ऑफ द पीपल एंड फॉर द पीपल, जैसा कि हमारे अब्राहम लिंकन ने बोला था। रिपब्लिक का मतलब होता है जहाँ पे हेड ऑफ द स्टेट इलेक्टेड होता है, यानी कि जो सरकार, जो पूरे देश का अध्यक्ष होता है, राष्ट्र अध्यक्ष होता है, वो निर्वाचित होता है। जैसे हमारे भारत में राष्ट्रपति राष्ट्र अध्यक्ष है, वो निर्वाचित है, भले अप्रत्यक्ष रूप से इनडायरेक्टली इलेक्टेड हो, लेकिन है तो इलेक्टेड ना। लेकिन यूके में रिपब्लिक नहीं है, बिकॉज यूके में जैसे किंग चार्ल्स द थर्ड हैं अभी, जिन्होंने नाइटहुड की उपाधि किसको दी है, जरा बताओ। नाइटहुड की उपाधि अभी किसको दी है, जो कि पहले भारतीय बने, भारतीय नागरिक बने, जिनको ब्रिटेन ने नाइटहुड की उपाधि दी है इंडिपेंडेंट इंडिया में, वो है हमारे सुनील भारती मित्तल, एयरटेल के मालिक, ठीक है। और ये जो बता रहे हैं उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी। जस्टिस कहाँ से लिया है, यूएसए से लिया है। लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी कहाँ से लिया है, फ्रांस से लिया है। और 26 नवंबर 1949 ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, डेट ऑफ अडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी लिखा हुआ है, और 26 नवंबर को इसीलिए हम संविधान दिवस यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन डे भी सेलिब्रेट करते हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कौन लाया था, ये डलहौजी लाया था, ये गधा। डी से डॉक्ट्रिन, डी से डलहौजी। अब याद कैसे रखना है ये हड़प नीति के बारे में, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ये है क्या, पहली बात तो अगर कोई भी किंग है, ठीक है, कोई राजा है और उसका कोई मान लो या तो संतान नहीं है, मतलब मेल संतान नहीं, और है भी तो मान लो अडॉप्टेड है वो, तो उस केस में ब्रिटिशर्स के पास पावर है कि वो ट्रांसफ़र करना चाहें, कैसा जो करना चाहें वो अपने अंडर में भी ले सकते हैं। तो ऑब्वियस से बात है वो अपने अंडर में ही लेंगे। तो इसके खिलाफ जो है पहली बात तो 1848 में आया था, 1848 में। इसी की वजह से ही
जो 1854 में झांसी को ऑक्यूपाई कर लिया था। 1848 में सबसे पहला बना था सतारा, देन संबलपुर, देन जैतपुर, देन झांसी को 1854 में, 1853 में चालू किया था, 1854 में फाइनली कैप्चर कर लिया था, जिसको कि लेके विरोध में 1857 की क्रांति में हमारी रानी लक्ष्मीबाई जी ने पार्टिसिपेट किया था झांसी से, इस पर्टिकुलर रिवोल्ट को लीड किया था। जहाँ जिसको सप्रेस किसने किया था झांसी से? सर ह्यू रोज ने सप्रेस किया था इसको। हेस्टिंग के रिगार्डिंग पढ़ा है कि ये पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, इज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। इसने डुअल गवर्नमेंट बंगाल्स, ठीक है, इसने बंगाल से डुअल गवर्नमेंट को ख़त्म किया 1772 में, जिसको लाया था कौन? क्लाइव लेके आया था। कॉर्नवालिस फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज बोलते हैं। 1793 में कॉर्नवालिस कोड आया था। कॉर्नवालिस परमानेंट सेटलमेंट, जिसको ज़मींदारी सेटलमेंट या फिर ज़मींदारी सिस्टम या फिर स्थायी बंदोबस्त बोलते हैं, वो लेके आया था बंगाल और बिहार वाले इलाकों में। और कैनिंग जो है इसके टाइम पे 1857 का रिवोल्ट हुआ था, और कैनिंग ही वो शख्स था जो कि पहला वॉइस रॉय बना था अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, असद अली खान वॉज नोन फॉर प्लेइंग विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन इंस्ट्रूमेंट्स। असद अली खान निम्नलिखित में से किस भारतीय वाद्य यंत्र को बजाने के लिए जाने जाते थे? तो ये जाने जाते थे रुद्रवीणा को बजाने के लिए, ऑप्शन नंबर सेकंड। सितार तो हमें पता है कितनी बार पढ़ चुके हैं, एक तो रविशंकर, उनकी बेटी अनुष्का शंकर, इमरात खान, विलायत खान। तबला में अल्लाह राखा, जाकिर हुसैन, प्यारे लाल शर्मा, स्वपन चौधरी। वायलिन में अगर बात करें तो TN कृष्णन, ठीक है, TN कृष्णन हो जाएंगे, VG जोग हो जाएंगे। ये हमारे किससे एसोसिएटेड हैं? वायलिन से एसोसिएटेड हैं। एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे इज दिस, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज बोनालू फेस्टिवल सेलिब्रेटेड। बोनालू त्यौहार निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? बना लूँ क्या? तेलंगाना, ठीक है, तेल में बना लूँ, ठीक, क्या बना लूँ? बथुआ का पराठे बना लूँ, ठीक है, तो बथुकम्मा फेस्टिवल। यहाँ का न्यू ईयर फेस्टिवल उगाड़ी, ये सब देख चुके हैं। झारखंड में क्या क्या देखे थे? झारखंड में देखे थे सरहुल। अब क्योंकि लास्ट क्वेश्चन है ना, इसलिए सीटी बज रही है कि भाई टाइम ओवर हो गया। सरहुल हो गया, करम हो गया, सोहराई हो गया, ठीक है, भाग परब हो गया, भाग परब। भाग नाचा कहाँ आपका है? भाग नाचा कि भाई पुआ खाया दाल खाई, इस तरह से याद किए थे ना भाग नाचा के, पुआ खाई दाल खाई, डंडा लेके भाग के नाचा। तो भाई गोती पुआ दाल खाई, डंडा नाचा, ठीक है, भाग नाचा। ये सब कहाँ के हैं? ये सब उड़ीसा के हैं ये, ठीक है, ये सब उड़ीसा के हैं, ठीक। और गुजरात का तो हमें पता है, गुजरात का भी मोढेरा सन टेम्पल में मोढेरा फेस्टिवल होता है, ठीक है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा लोगों ने योग नमस्कार किया था, गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड की क्रिएट किया था 1 जनवरी को, है ना। डिफरेंट प्लेसेस में लोगों ने परफॉर्म किया था, सबसे बड़ी साइट थी मोढेरा साइट। शमला जी, ठीक है, शर्मा जी हमारे, शमला जी फेस्टिवल हो गया, और वॉथ मेला हो गया, ठीक है, वॉथ मेला। ये सब कहाँ से हैं? गुजरात से हैं। चलिए अब एक करंट अफेयर का क्वेश्चन कर लेते हैं। ईरानी ट्रॉफी 2023 किसने जीती? जो कि क्रिकेट की एक ट्रॉफी, जैसे कि रणजी ट्रॉफी होती है, देवधर, दिलीप ट्रॉफी, ये सब से क्रिकेट से एसोसिएटेड हैं। ऐसे ही हमारी हॉकी से एसोसिएटेड हैं क्या? आगा खां कप, रंगा स्वामी कप। ये अभी आपका जो SSC GD का पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था, आगा खां, रंगा स्वामी कप, ये सब ईरानी ट्रॉफी जीती। रेस्ट ऑफ इंडिया ने, शेष भारत ने सौराष्ट्र को 175 रन से हरा के ट्रॉफी जीती है। किसने? रेस्ट ऑफ इंडिया ने, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा होता है लेक्चर ख़त्म, और नोट्स डाउनलोड आप कर सकते हैं, आपको PYQ PDF कोर्स पार्ट 3 करके दिख जाएगा, ठीक है। एंड ये आपका क्वेरी नंबर है, अगर कुछ आपको ये व्हाट्सएप पे, बाकी कॉलिंग अभी शायद नहीं है इस पर, बाकी व्हाट्सएप ही है ना। एंड बाकी अगर आप बैच में हैं तो नोट्स के एनरोल करने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज बैच में आपको ये फ्री मिलते हैं सारे नोट्स। ऑलराइट, थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं अगले लेक्चर में। इसकी PDF इस पर्टिकुलर लेक्चर की जो हमने अभी किया है, ये परमार SSC टेलीग्राम पे मिल जाएगा, और आई होप सभी लोग क्विज़ अटैम्प्ट कर रहे होंगे। क्विज़ ग्रुप और जो चैनल है जहाँ पे PDF आपको मिलेगी, वो दोनों डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक दिए हुए हैं, तो वहाँ से आप दोनों को ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद, और लाइक, कमेंट और शेयर भी कर सकते हैं अगर मन हो तो, है ना। थैंक यू।